नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों को सीजी सेट और यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है, जिसे हम जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, उसकी हम यहाँ पर पूर्णतः आप लोगों को निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, पूरे एंटायर सिलेबस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। ये क्लास नंबर आपका 22 है दोस्तों। इससे पहले आपका 21 क्लासेस मैंने और प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट आपका 8 पढ़ रहे हैं दोस्तों अभी। ठीक है, 4 यूनिट आपके खत्म हो चुके हैं। ये 5वां यूनिट है, यूनिट 8, जिसे हम आईसीटी के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे चैनल पर आप लोगों को किस प्रकार से प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से आप सभी वीडियो को देख करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपका यूजीसी नेट और सीजी सेट का जो पेपर 1 है दोस्तों, जिसे हम टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, उसके हम यहाँ पर निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं। एक नज़र आप लोग इसे देखेंगे दोस्तों। जैसे कि हमारा चैनल है दोस्तों, जिसमें आप अभी देख रहे हैं पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस, है ना। इसमें आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जैसे जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों, हमारे बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। चाहे जैसे आप सीजी सेट की बात करें या सब इंस्पेक्टर और शिक्षक भर्ती का जो कंबाइंड बैच है, वो मैथ्स का हिस्ट्री हो गया, मैथ्स का पेडागोजी, मैथ्स का डेसिमल, मैथ्स का नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सब ऑडिटर का एग्जाम था, शिक्षक भर्ती का है, सहायक प्रयोगशाला का है, सीटेट का है, सीडीपी का है, भूगोल का है, इकोनॉमिक का है। इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न यहाँ पर बहुत सारे आपके सब्जेक्ट वाइज और एग्जाम वाइज यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। तो आप लोग हर विषय को यहाँ पे जाकर डिटेलिंग के साथ पढ़ सकते हैं। पूर्णतः निःशुल्क है दोस्तों। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सीजी सेट का, तो ये सीजी सेट पहला जो फोल्डर दिख रहा है आपको, पहला जो प्लेलिस्ट दिख रहा है, इस पे आप लोग टच करेंगे। जैसे टच करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर क्लास नंबर 1 दिख रहा है, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, इस प्रकार से कंटिन्यूसली मैंने आपको सीक्वेंस में एक क्लासेस प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 9 देखिए, इस प्रकार से सभी क्लासेस यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है विद यूनिट नेम। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर देख लीजिए पेपर 1 लिखा है लास्ट वाले में, क्लास नंबर 28, और यहाँ पर आपका सभी चीजें बता दी गई है थंबनेल में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें जाना है दोस्तों। देखिए, हम लोग हर एक चीज को दोस्तों यहाँ पर थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू और वन लाइनर के माध्यम से कवर कर रहे हैं सिलेबस को। वन लाइनर जो है ये आप लोगों को वीडियो पे नहीं पढ़ाया जाता है। जो भी पीडीएफ नोट्स खरीदते हैं, हमारा जो भी नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, वन लाइनर सभी रहता है, ये पीडीएफ नोट्स में दिया जाता है दोस्तों। जिन्हें भी पीडीएफ नोट्स खरीदना होगा वो व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 8962530503। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे नोट्स दिया जा रहा है दोस्तों। 15 अगस्त का अभी बहुत सारे लोगों ने लाभ भी उठाया है। इसके बाद अभी रक्षाबंधन का ऑफर है, तो आप लोग चाहें तो पीडीएफ नोट्स को बाय कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, जिसमें आपको पूरी चीजें दी जाएंगी, थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू और वन लाइनर। ये सभी के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स वहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर 8962530503। तो आप लोग चाहे तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8962530503 पर, जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था क्लास नंबर 21। क्लास नंबर 21 की एक झलक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्योंकि ये ये चैप्टर है आपका आईसीटी बेस्ड है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे चैनल को, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेलिंग के साथ पढ़ाई जा रही है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज सब चीज़ें दिया जा रहा है और पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना यूनिट खत्म हो गया आपका 1, 2, 3, 4 एंड 8। ठीक है, और 5, 6, 7 हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो मैथ्स का पोर्शन है। मैथ्स का जो पोर्शन है यूनिट 5, 6, 7 रीजनिंग वाला जो है, कथन कारण वाला, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसको आप लोग कर लीजिए और बार बार उसको रिवीजन करते चलिए। आईसीटी क्या था, हमने इसको पढ़ लिया था दोस्तों, सब कुछ यहाँ पे हमने देख लिया था। जो चीज़ बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि आपने ये क्लास नंबर 21 नहीं देखा है आईसीटी का, तो उसे ज़रूर से देखिएगा, और उसके बाद ये क्लास नंबर 22 जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसे देखिएगा दोस्तों। शुरुआत करते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा की डिजिटल पहले, जिसे बोलते हैं नवीनतम पोर्टल जो है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो नवीनतम पोर्टल्स है, अभी पोर्टल जो खुला हुआ है उच्च शिक्षा विभाग के लिए, उसे जान लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय जो है शिक्षा नीति जिसको बोलते हैं
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके बाद लागू की गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल पहले ये इस प्रकार है। समर्थ, ठीक है, समर्थ ERP, ये विश्वविद्यालय और जो आपके उच्च शिक्षण संस्थान है, ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थान मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है और जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, उसके लिए एक डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल ओपन किया गया है। क्या नाम है उसका? समर्थ नाम है। ये आपका एडमिशन हो गया, प्रवेश हो गया, परीक्षा हो गया और मानव संसाधन जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज और वेतन प्रबंध जैसी सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को एक ही स्थान पर क्या कर रही है? स्वचालित कर रही है। ध्यान रखेंगे समर्थ को, जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल है दोस्तों, और यहाँ पे एडमिशन से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, HR और आपका वेतन प्रबंधन जैसी सभी प्रशासनिक जो प्रक्रियाओं का एक ही स्थान पर स्वचालित किया जाता है यहाँ पे, इसमें आपका समर्थ में। अगला देखिए EPJE पाठशाला, मतलब PG का अर्थ है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक। उच्च शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए 70 से अधिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली जो पाठ्यक्रम आधारित सामग्री होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बुक हो गया आपका, ठीक है, वीडियो हो गया, सेल्फ असेसमेंट हो गया, ये मुफ्त प्रदान करने वाला एक क्या है? मंच है। EPG पाठशाला उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए 70 से अधिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली जो पाठ्यक्रम आधारित सामग्री है वो प्रोवाइड किया जाता है, वो भी ये मुफ्त है दोस्तों। इसके बाद बात करें साथी का, ठीक है, तो साथी क्या है? ये असेसमेंट पोर्टल है। असेसमेंट पोर्टल है ये, शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है ये, जो छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि JEE, नीट की तैयारी के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण कोचिंग संसाधन प्रदान करता है। क्या? साथी। तो एक प्रकार का साथी है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है, जहां पर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा जैसे JEE हो गया है ना, और नीट की जो परीक्षाएं होगी उसकी तैयारी करवाई जाती है, वो भी निःशुल्क, ठीक है। अब आगे देखिए, ये है आपका डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव्स। देश के युवाओं को उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे AI हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, साइबर सुरक्षा में कुशल बनाने के लिए AICT द्वारा शुरू की गई एक पहल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नाम है? डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव, AICT के द्वारा शुरू किया गया है, जहां पर AI से संबंधित हो गया, ब्लॉकचेन से संबंधित हो गया और साइबर सुरक्षा से संबंधित लोगों को क्या किया जा रहा है? स्टूडेंट्स को क्या किया जा रहा है? स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा की डिजिटल पहलों के नवीनतम अपडेट्स। देखिए, करंट अफेयर से संबंधित है, 2025-26 में प्रश्न आता है इससे। स्वयं प्रभा चैनलों का अपग्रेडेशन हुआ है। देखो, स्वयं प्रभा के DTH बुकों में जो चैनल की संख्या 32 से बढ़ करके अब कितनी हो गई है? 40 हो गई है दोस्तों। मैं पहले बता दिया हूँ, शुरुआत में ये कितना था? 32 था, अब ये 40 हो चुका है। इसके साथ ही इसके प्रसारण की जो पुरानी जो MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जिसे बोलते हैं, ये 2 का प्रयोग होता था, अब इससे MPEG 4 तकनीक अपग्रेड कर दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये आपका फाइल एक्सटेंशन होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4 में अपग्रेड कर दिया गया है ताकि बेहतर ऑडियो वीडियो की गुणवत्ता मिल सके दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 32 से 40 हो गया है और MPEG 2 की जगह MPEG 4 तकनीक का अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जिसे बोलते हैं ABC। आप लोग जैसे अभी सभी लोग नए जगह एडमिशन लेते होंगे, जैसे कॉलेज में PG कर रहे होंगे, UG कर रहे होंगे, तो ABC ID जरूरी है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत निर्मित ये एक डिजिटल कमर्शियल स्टोर हाउस है। डिजिटल कमर्शियल क्या है? स्टोर हाउस है, जहां उच्च शिक्षा के छात्रों द्वारा अर्जित डिजिटल क्रेडिट्स भी सुरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? उच्च शिक्षा के छात्रों के द्वारा अर्जित जो प्राप्त किया हुआ डिजिटल क्रेडिट्स को क्या करते हैं? इसमें सुरक्षित रखते हैं। ये छात्रों की मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, मतलब जैसे कोई बच्चा बीच में पढ़ाई कर रहा है और छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करना चाहता है, उसकी सुविधा प्रदान करता है। तो याद रखेंगे, ABC का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसमें बच्चे की पूरी डिटेल्स रहती है कि वो कब पास आउट हुआ है, कब एग्जिट किया है ना, और दूसरी चीज उसका जो रिकॉर्ड्स रहता है क्रेडिट्स का, उसमें भी सुरक्षित रहता है। ध्यान रखेंगे इसे, ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। नेक्स्ट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो सभी को ध्यान से पढ़ेंगे। ONOS का फुल फॉर्म होता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। 2025-26 में इसके द्वारा इसका दायरा काफी बढ़ चुका है। इसके तहत देश के हजारों उच्च शिक्षण और शोध संसाधनों को एक ही केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से दुनिया भर के प्रमुख शैक्षणिक और वैज्ञानिक जर्नल्स को मुफ्त एक्सेस दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। इसके तहत हजारों उच्च शिक्षण और शोध संसाधन, जितने भी आपके रिसर्च सेंटर है, उसमें एक ही केंद्रीकृत
पोर्टल दिया जा रहा है, इसके माध्यम से एक पोर्टल बना दिया जा रहा है, एक वेबसाइट बना दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से दुनिया भर के प्रमुख जो आपके शैक्षणिक और वैज्ञानिक जर्नल्स हैं, है ना, उसको मुफ्त में एक्सेस कर सकते हैं। जर्नल्स मतलब जो आपका उसके रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये ONS है, ONOS, जिसको बोलते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पर PM ई विद्या नाम है, PM ई विद्या कार्यक्रम डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को, ठीक है, डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना को उद्देश्य मल्टी मोड एक्सेस, जिससे दीक्षा पोर्टल, विशेष टीवी चैनल और रेडियो के जरिए करोड़ों छात्रों तक, शिक्षकों तक निर्बाध पहुंच बनाना है, जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, डिजिटल और एक ऑनलाइन शिक्षा है जिसको पूरी तरह से इंटीग्रेटेड किया गया है दोस्तों, और इसे शुरू किया गया है क्योंकि इसके अंतर्गत मल्टी मोड एक्सेस है। मतलब इसके अंदर दीक्षा पोर्टल भी है, विशेष टीवी चैनल्स भी हैं, रेडियो भी है, एक ही साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसके जरिए करोड़ों छात्रों को और जो शिक्षक हैं उनको मतलब डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रदान करना। ठीक है, तो PM ई विद्या याद रखेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का ई गवर्नेंस के लाभ और उसके प्रमुख चुनौतियां, ई गवर्नेंस बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। देखिए लाभ देखते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले कि इसकी होती है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पारदर्शिता। सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन होने से भ्रष्टाचार की कमी होगी। ठीक है, ई गवर्नेंस से सबसे पहला बड़ा बेनिफिट है जो आपका, वो है कि इसकी जो सरकारी योजना है उसकी जानकारी ऑनलाइन होगी सबको, और इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगा दोस्तों, कोई भी इसमें लूप होल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है दक्षता और गति, जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी एंड द स्पीड। फाइलों और डिजिटल मूवमेंट होने से काम क्या हो जाएगा, तेजी हो जाएगा। आपको सभी को पता है आजकल जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं तो हर एक चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है। चाहे आपका जैसे मान लीजिए निवास प्रमाण पत्र हो गया या आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, ये सभी चीज़ें क्या हो गया, इसके माध्यम से डिजिटल होने की वजह से क्या हो गए हैं, सभी चीज़ें बहुत ही फास्ट हो गई, स्पीड हो गई हैं, और आपका ये गुणवत्तापूर्ण भी है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए लागत में कमी, कॉस्ट रिडक्शन। बिल्कुल लागत में कमी है दोस्तों, कागजी कार्रवाई कम होने से प्रशासनिक खर्च क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, 17 जगह अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह बैठ करके ऑनलाइन आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड कर दीजिए, उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, जो भी आपका मेन डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आपने अप्लाई किया वो चीज़ें मिल जाता है। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट का रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। RTI और अन्य ट्रैकिंग प्रणालियों से विभागों की जवाबदेही इससे तय हो जाती है ना। RTI लगा करके हम लोग क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये काम कितना पहुंचा है, क्यों नहीं हुआ, और जो भी जानकारी मिली है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो RTI लगाने से राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको सभी चीज़ें इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख चुनौतियाँ जो हैं, चैलेंजेस जो हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटल डिवाइड भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि भारत के जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में इंटरनेट की जो पहुँच है, कनेक्टिविटी है, और जो डिजिटल साक्षरता है, उसका एक बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी है दोस्तों, है ना, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सही ढंग से मौजूद नहीं है, बहुत सारी जगह टावर्स ही नहीं है अभी, तो फिर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इंटरनेट कनेक्टिविटी का। तो इससे क्या होता है, डिजिटल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब ग्रामीण और इससे अछूत रह जाते हैं, और शहरी लोग क्या है, आगे बढ़ जाते हैं इससे। दूसरी बात करें यहाँ पर हम लोग, तो ये है आपका साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता, जिसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। ठीक है, सरकारी पोर्टल्स पर लगातार बढ़ते साइबर हमले और डेटा लीक के खतरों में निपटना एक बड़ी चुनौती है। आप सभी को पता है आजकल साइबर सिक्योरिटी, आप सभी सचेत रहें। ठीक है, कोई भी लिंक वगैरह आता है या कोई भी इमेज फाइल आता है, या जैसे कि आपको कोई APK फाइल के माध्यम से ही आता है कोई चीज़ें, तो उसको ओपन नहीं करना है दोस्तों, जब तक आपको उससे पुष्टि ना हो जाए, कंफर्मेशन ना हो जाए कि ये ऑथेंटिक है और सही जगह से आए कि नहीं, और ये आपके लिए सुरक्षित है कि नहीं, तब तक उसे आप एक्सेस ना करें। तो सरकारी पोर्टल्स पर लगातार बढ़ते साइबर हमले और डेटा लीक के खतरों से निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका डिजिटल साक्षरता की कमी, जिसको बोलते हैं लो डिजिटल लिटरेसी। आज भी एक बड़ी आबादी जो है, विशेष करके जो बुजुर्ग कैटेगरी के हैं और जो रिमोट एरियाज में, सुदूर क्षेत्रों में है, वहाँ के जो नागरिक है वो डिजिटल टूल्स को उपयोग या ऐप्स को उपयोग करने में असहज महसूस करते हैं। ठीक है, तो उनको बहुत कठिनाई होती है। जो आपके सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन लोग आजकल, हालांकि आजकल तो जिनके पास आपके पास हथियार है ना, तो आपको चलाना आ ही जाएगा। तो यदि आपके पास फ़ोन है तो वो भी आप सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो जब तक आपके पास चीज़ ही नहीं रहेगा वो चीज़, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण लोग होते हैं उन लोगों को इससे थोड़ा सा मतलब असहज महसूस करते हैं चलाने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब उच्च शिक्षा की डिजिटल पहलू का सूक्ष्म वर्गीकरण। ठीक है, उच्च शिक्षा की डिजिटल पहलू का सूक्ष्म वर्गीकरण देख लेते हैं दोस्तों। पहला देखिए शोध और अनुसंधान विकास
रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, शोध चक्र जिसको बोलते हैं हम लोग, शोधकर्ताओं को उनके शोध कार्य के दौरान डिजिटल सामग्री के प्रबंधन, शोधकर्ता को उनके शोध कार्य के लिए जो डिजिटल सामग्री के जो प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है, शोध की प्रगति को ट्रैक करना है और उसके आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना है, उसके लिए ये शोध चक्र है दोस्तों, यूज करते हैं। ठीक है, शोधकर्ता को उनके शोध कार्य की डिजिटल सामग्री मटेरियल देना है, जैसे कि मटेरियल्स हो गए, डिजिटल मटेरियल्स, आपका मैनेजमेंट करना और किस प्रकार से उनको ट्रैक करना है कि उनका जो रिसर्च चल रहा है वो किस लेवल पे पहुंचा है, उसका स्टेटस क्या है। तो ये सभी चीज़ों के लिए शोध चक्र का उन लोग उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करें तो IRINS जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, याद रखेंगे IRINS का फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। ये भारत के उच्च शिक्षा संसाधन और वैज्ञानिकों को शोध योगदान, उद्धरणों, साइटेशंस करने और प्रोफाइल को प्रदर्शित करने वाला एक राष्ट्रीय शैक्षणिक नेटवर्क है। ठीक है, साइटेशन क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। तो भारत का उच्च शिक्षा संसाधन और उसके वैज्ञानिकों के शोध योगदान जो होते हैं और उसके जो साइटेशंस हैं और उनका जो प्रोफाइल है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक नेटवर्क पोर्टल है IRINS। ठीक, इसके बाद बात करेंगे प्रयोगशाला और कौशल विकास जिसको बोलते हैं वर्चुअल लैब्स एंड आपका लेबोरेटरीज। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट। फॉसी पहला चीज तो फ्री एंड ओपन। ठीक है, फॉसी मतलब होता है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। फॉसी को याद रखना है दोस्तों, फॉसी क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। शिक्षा में महंगे कमर्शियल सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका MATLAB, मैटलैब में आपको बताया था, मैटलैब को बताया था दोस्तों, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स लेबोरेटरी, है ना, मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है मैट्रिक्स लेबोरेटरी के नाम से। और ये आपका जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जिसको बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो आपका न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है ये संख्यात्मक गणना और प्लेटफॉर्म नेटवर्क मतलब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, तो कमर्शियल सॉफ्टवेयर के स्थान पर मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि पाइथन, स्काईलैब का उपयोग को बढ़ावा देना होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे फॉसी जो है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ध्यान रखेंगे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। शिक्षा में महंगे कमर्शियल सॉफ्टवेयर जैसे कि मैटलैब हो गया, उसके स्थान पर मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका पाइथन, स्काईलैब, आप इसका उपयोग करके बढ़ावा देना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ई यंत्र। ठीक है, ई यंत्र, ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं ना, ध्यान रखेंगे। ई यंत्र जो है आपका यंत्र है यांत्रिकी से संबंधित है, मतलब इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों में रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम्स की व्यवहारिक शिक्षा को जमीनी स्तर पर सुलभ बनाने की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्या है पहल है दोस्तों। इसकी पहल है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है। इंजीनियरिंग और आपका जो टेक्निकल कॉलेज जो होते हैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया या आपका IIT वगैरह हो गया, इसमें रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम जो छुपा हुआ जो सिस्टम होता है उसको, इसकी बात कर रहा है, उसका व्यवहारिक शिक्षा की जमीनी स्तर पर सुलभ बनाने के लिए मानव संसाधन के विकास मंत्रालय द्वारा प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहले ये ई यंत्र। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल लैब्स। ठीक है, वर्चुअल लैब्स विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए दूरस्थ रूप से प्रयोग करने हेतु एक ऑनलाइन सिमुलेशन वातावरण प्रदान करना है जहां भौतिक प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। वर्चुअल लैब नाम ही वर्चुअल है जो कि आभासी है, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए दूरस्थ रूप से प्रयोग करने के लिए ऑनलाइन सिमुलेशन वातावरण प्रदान किया गया है जहाँ पे वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ भौतिकी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एक प्रकार का वो आभासी लैब होता है, लेबोरेटरी होता है। अब देखिए यहाँ पर समकालीन प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियां, मतलब लेटेस्ट पैटर्न देख लेते हैं जो आपका जो ट्रेंडिंग चल रहा है नेट पे, नेट के एग्जाम्स में, यूजीसी नेट में। वेब 3.0। ठीक है, वेब 3.0 इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी है जो ब्लॉकचेन जो होता है, ब्लॉकचेन एक टेक्निक है दोस्तों, मतलब ना डेटा का जो ट्रांजैक्शन है ना, मतलब लेन देन है, उसका रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है ब्लॉकचेन। देखो जैसे ब्लॉकचेन तकनीक हो गया विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर आधारित होता है। इसमें डेटा पर किसी एक बड़ी कंपनी का नियंत्रण नहीं होता। देखिए ब्लॉकचेन हो गया और आपका है ना, ब्लॉकचेन एक डिजिटल और आपका डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकृत और सुरक्षित बही खाता लेजर है एक प्रकार का, जिसका उपयोग डेटा या ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है ना। ये एक ऐसा डिजिटल डायरी होता है एक प्रकार का जिसे कोई एक व्यक्ति या संस्था नियंत्रित नहीं करती, बल्कि पूरा इंटरनेट से जुड़े दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, हजारों कंप्यूटर से मिलकर के इसे संभालते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अकेले कोई व्यक्ति या कोई संस्था इस पर अधिकार नहीं रखती, बल्कि दुनिया भर में जितना भी आपका इंटरनेट पर फैला हुआ जो कंप्यूटर है, हजारों कंप्यूटर, इसे मिल करके क्या करते हैं, संभालते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक
प्लस चेन से मिलकर बना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक मतलब हो गया, मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपके द्वारा दिया गया जो लेन देन या डेटा की जानकारी जो हो गया वो डिजिटल रूप में आपको जमा होती है, मतलब जमा होकर के एकत्रित हो गए। हर ब्लॉक की एक निश्चित क्या होती है, क्षमता होती है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे चेन का बात करो तो वो एक ब्लॉक डेटा से पूरा भर जाता है, तो अपने पहले वाले ब्लॉक से एक खास डिजिटल कोड जैसे कि आपका हैश हो गया है ना, इसके जरिए जुड़ जाता है, तो इसलिए इसको चेन नाम दिया गया है। इस तरह ब्लॉकों की एक लंबी कड़ी चेन बन गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक चेन बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं चलते, इतना समझ लीजिए। ब्लॉक चेन तकनीक एक प्रकार से जिसमें आपका डेटा सुरक्षित रहता है और एक कंपनी इस पर नियंत्रण नहीं रखती, बल्कि बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स इसमें मिल करके इसमें कंट्रोल रखते हैं और इसे बनाए रखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आम इंटरनेट सिस्टम से अलग है, याद रखेंगे दोस्तों। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज जो है आपका जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसमें आपके बैंक का डेटा एक केंद्रीय स्तर, मतलब केंद्रीय आपका जो सर्वर है, सेंट्रल सर्वर है, इस पर स्टोर होता है। अगर वो सर्वर हैक हो गया या खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो ब्लॉकचेन में डेटा किसी एक जगह नहीं रहता, बल्कि नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों पर एक साथ स्टोर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे आपका भी क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है ना, वो मतलब डिजिटल मुद्राएं पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर ही काम करती है। ठीक, ज्यादा डिटेल मत जानिए, इतना जान लीजिए कि वेब 3.0 इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी जो ब्लॉकचेन तकनीक है, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होती है। डेटा एक इंसान के पास नहीं रहता, बल्कि पूरा हजारों नेटवर्क से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है IoT, जिसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये भी बहुत आजकल चलन में है दोस्तों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक उपकरण जैसे फिजिकल जो आपके डिवाइसेस जैसे स्मार्ट टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, इसके इंटरनेट से जोड़ना ताकि वो आपस में डेटा साझा कर सके और स्वचालित रूप से काम कर सके। जैसे AC की बात करूं दोस्तों, जैसे आजकल आप लोग सब लोग अपने घर में आप लोग AC लगवा ले होंगे। ठीक, तो जैसे आप लोग परचेस करने जाएंगे आजकल तो वाईफाई AC आता है। ठीक है, वाईफाई मतलब आपका वायरलेस फिडिलिटी आपका AC होता है, जो आपके वाईफाई से कनेक्टेड रहता है और उसे आप उस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं कहीं और से भी बैठ करके। तो ये इस प्रकार से क्या इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ताकि आपस में डेटा भी साझा हो रहा है और स्वचालित रूप से काम कर सके, ऑटोमेटेड रूप से ये काम कर सके। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। स्मार्ट थिंग्स, टीवी आपका वाईफाई से कनेक्ट हो गया, AC हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब आजकल वाईफाई ऑपरेटेड चीजें चल रही हैं। कहीं भी आप बैठ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसे ऑटोमेटिकली काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आजकल इसी की दुनिया आप सभी जान रहे हैं, है ना। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानवीय बुद्धिमत्ता का अनुकरण करना, जैसे कि चैट GPT, सिरी, वर्चुअल रिकॉग्निशन। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा मानवीय बुद्धिमत्ता का अनुकरण करवाना ही आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाता है दोस्तों, मशीन लर्निंग। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ेंगे या मशीन लर्निंग पढ़ेंगे या जैसे आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होगा तो आप उसको बेहतर तरीके से और समझ सकते हैं दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा संचार, नेटवर्किंग और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, डेटा संचार, नेटवर्किंग और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यदि किसी को जैसे कंप्यूटर साइंस से संबंधित कुछ भी जैसे मशीन लर्निंग हो गया, AI पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट में बता देंगे दोस्तों, या आपको जैसे कि बाइनरी नंबर पढ़ना है या कोडिंग डिकोडिंग का कुछ कॉन्सेप्ट समझना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा संचार, नेटवर्किंग और इंटरनेट प्रोटोकॉल एडवांस। OSI मॉडल देखिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बोलते हैं जिसको OSI मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क संचार को समझने के लिए 7 परतें मतलब 7 लेयर्स का एक वैचारिक ढांचा होता है। ठीक है, परीक्षा में ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैंने लिखा है नीचे से इसका क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, नीचे से ऊपर भी पूछ सकते हैं, ऊपर से नीचे भी पूछ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में यहाँ से नेटवर्क लेयर से प्रश्न बनता है। ठीक है, मतलब कि नेटवर्क संचार के समझने के लिए 7 परत जो है उसके क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। सबसे पहले नीचे समझते हैं, एप्लीकेशन लेयर, इसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। अब देखिए यहाँ पर पहला फिजिकल लेयर जिसको बोलते हैं भौतिक लेयर, बिट्स और संचरण जिसमें केबल और हब होता है, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल लेयर, इसमें आपका केबल होगा, हब होगा दोस्तों। ठीक, इसके बाद डेटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग और आपका एरर डिटेक्शन, सॉफ्टवेयर, मैक एड्रेस, ये सब उपयोग होता है। नेटवर्क में आपका इंटरनेट प्रोवाइडर प्रोटोकॉल एड्रेस का निर्धारण होता है, रूटिंग और IP एड्रेस का। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्शन होता है, इंक्रिप्टेड रहता है और विश्वसनीयता रहता है, जैसे TCP IP ये सब प्रोटोकॉल रहता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सभी चीजें। सेशन लेयर सत्रों का प्रबंधन और नियंत्रण भी होता है इसमें। प्रेजेंटेशन लेयर, इसमें डेटा इंक्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन और संपीड़न होता है। और एप्लीकेशन लेयर में हम लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल, ये सब चीजों का प्रयोग होता है इसमें। बस इस लेयर को याद कर लीजिएगा क्रम को, कि पहला नीचे से देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, APS TNDP।
ठीक है, APS-TNDP, आप लोग इसको अपने हिसाब से कुछ कोड बना लीजिएगा। APS-TNDP, मुझे याद है कि आपका सबसे पहले एप्लीकेशन है, फिर आपका प्रेजेंटेशन है, फिर आपका सेशन है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट है, फिर नेटवर्क है, फिर डेटा लिंक लेयर है, फिर आपका फिजिकल लेयर है। ठीक, 2 बार पढ़ेंगे, दिमाग में बैठाएंगे, याद हो जाएगा। नो नीड टू क्रिएट अ शॉर्टकट और एनी कोड। ठीक है, मुझे तो बेसिक से याद करना ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल और उनके पोर्ट नंबर। मैच द फॉलोइंग के लिए यहाँ पे भी देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। HTTP जिसको बोलते हैं पोर्ट 80, ठीक है, वेब पेज लोड करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पोर्ट 80। दूसरा प्रोटोकॉल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए HTTPS जिसको बोलते हैं पोर्ट 4443। इसमें S लग गया है, मतलब ये सुरक्षित, सिक्योरिटी से संबंधित रहता है, इंक्रिप्टेड रहता है, इंक्रिप्टेड रहता है। इसके बाद FTP लिखा है, मतलब फाइल को ट्रांसफर करने वाला, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है वो FTP। इसके बाद देखेंगे SMTP, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब सिंपल मेल आ गया, मतलब ईमेल भेजने के लिए। इसके बाद POP3, तो पॉप ऑफ, ठीक है, मतलब क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ईमेल डाउनलोड करने के लिए सर्वर से डिलीट हो जाता है ये, इसलिए इसको डाउनलोड करना पड़ता है। नेक्स्ट है IMAP जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला एक स्टैंडर्ड नियम प्रोटोकॉल है, जिसके जरिए आप अपने डिवाइस, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, इसमें ईमेल ऐप मुख्य ईमेल सर्वर से ईमेल को पढ़ता है और इसे आपके डिवाइस पर दिखाता है। तो सर्वर पर ही ईमेल प्रबंधित करने के लिए मल्टीपल डिवाइस लिंक होते हैं, जैसे आपको बता दिया, मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, और ये आपका मेल को क्या करता है, शो करता है, पढ़ता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे साइबर सुरक्षा मेलवेयर के प्रकार और उसके तकनीकी खतरे देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए रैंसमवेयर। ठीक है, रैंसमवेयर ये पीड़ित के कंप्यूटर के सभी डेटा, जो लोग पीड़ित होते हैं जिस पर हमला हुआ है, उसके कंप्यूटर के सभी डेटा को एन्क्रिप्ट लॉक कर देता है दोस्तों। ठीक है, और उसे खोलने के लिए क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में फिरौती या रैंसम की मांग करता है। मतलब आपका सिस्टम को एक प्रकार से हैक कर लिया उसने, अपना आपका लैपटॉप को या आपका जो भी डिजिटल डिवाइस है, और उसको लॉक करने के बाद वो बोलता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, या आपका जो भी है बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ये व्यक्ति बोलता है कि मैं इसे आपको एक्सेस करने तभी दूंगा जब आप मुझे इतना पैसा देंगे, या इतना बिटकॉइन में जो भी करेंसी उसको देंगे, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं रैंसमवेयर। ये पीड़ित के कंप्यूटर के सभी डेटा को इनक्रिप्ट कर लेगा। ठीक है, इनक्रिप्ट कर लेगा और अपने पास रख लेगा, उसको सुरक्षित रख लेगा और उसे एक्सेस करने नहीं देगा। ठीक है, उसे ओपन करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी की फिरौती करता है। रैंसम मतलब होता है फिरौती करना, तो इसलिए इसका नाम है रैंसमवेयर। उदाहरण के लिए वानाक्राई। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, वानाक्राई भी एक रैंसम आपका रैंसमवेयर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाई मतलब जासूसी होता है। ठीक है, ये उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना उसके कंप्यूटर में छिप करके उसकी गतिविधि जैसे पासवर्ड, बैंकिंग विवरण को जासूसी करता है। उदाहरण है पेगासस। स्पाईवेयर भी एक प्रकार का मालवेयर ही है, और ये क्या होता है, बिना अनुमति के, बिना सामने वाले की अनुमति के कंप्यूटर में शिप करके उसके जो भी पासवर्ड्स हैं, उसके बैंकिंग विवरण है, उसको क्या कर लेता है, निकाल लेता है, चुरा लेता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका की लॉगर, वेरी इंपॉर्टेंट। की लॉगर ये एक स्पाईवेयर का एक प्रकार है। अभी पढ़ा स्पाई जिसने आपका पासवर्ड वगैरह हैक कर लिया था, है ना, चुरा लिया था जिसे, तो स्पाईवेयर का ही एक प्रकार है। कौन सा, आपका की लॉगर। ये कीबोर्ड पर दबाए गए हर बटन की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर लेता है दोस्तों, जिससे पासवर्ड आसानी से चोरी हो जाता है। मतलब एक प्रकार का स्पाईवेयर ही है, और इसमें इसका नाम दिया गया की लॉगर। जो कीबोर्ड पे जैसे आपने जो भी अपने नंबर्स वगैरह प्रेस कर रहे हैं, तो आपके जो भी पासवर्ड है इसको क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर ले रहा है कि आपने क्या क्या टाइप किया है, और इससे क्या होता है, पासवर्ड आसानी से चोरी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अपना जो आपका या तो मोबाइल हो गया, या आपका कंप्यूटर हो गया, या आपका लैपटॉप ही क्यों ना हो गया दोस्तों, है ना, ये किसी को एक्सेस करने मत दिया करिए, या देते भी हैं तो अपने आंखों के सामने ही आप एक्सेस करवाइए। ये बहुत ही आजकल खतरनाक है दोस्तों, इस प्रकार का खतरनाक है कि आपने अपने घर की चाबी दे दी किसी और को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डॉस हमला। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, माफ करिएगा, डिनाइल ऑफ सर्विसेज से फुल फॉर्म इसका, है ना, मैंने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS वाला बता दिया था। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विसेज है, इसमें एक साथ लाखों नकली ट्रैफिक अनुरोध भेज करके किसी वेबसाइट पर सर्वर या क्रैश या धीमा कर देते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को क्या करते हैं, या सर्वर को क्रैश कर देंगे या फिर धीमा कर देंगे। क्या करेंगे, लाखों सारे इंस्ट्रक्शन भेज देंगे। ठीक है,
जिससे क्या होगा, वास्तविक उपयोगकर्ता उसका लाभ नहीं ले पाता। डिनाइल ऑफ सर्विसेज मतलब एक साथ लाखों जो है नकली जो है इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज दे रहे हैं, जिससे आपका ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, मतलब सर्वर है वो क्रैश हो जा रहा है या फिर धीमे हो जा रहा है, जिससे जो उपयोग करता है उसको सही ढंग से एक्सेस नहीं कर पाता। जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, किसी कोई क्रिटिकल कंडीशन में है, वो लॉक खोलना चाह रहा है, पर उसको यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भेज करके, रिक्वेस्ट भेज करके क्या कर दे रहे हैं, इंटरप्ट कर दे रहे हैं, ताकि वो अच्छे से उस काम को ना कर सके। ठीक है, या एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे सीजी व्यापम, ठीक है, सीजी व्यापम हम लोग सब फॉर्म भरते होंगे। तो जैसे सीजी व्यापम में कोई भी आपका अन्य सरकारी परीक्षा है, जैसे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एसएससी, कोई भी फॉर्म भरते समय जब वेबसाइट जो है डाउन हो जाता है, वो पेज नहीं खुलता है, एरर दिखाता रहता है, तो वो तकनीकी रूप से किसके अंतर्गत आएगा, इस डिनाइल ऑफ सर्विस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य अंतर यह है कि वेबसाइट डाउन होना किसी हैकर हमले के कारण नहीं हो रहा है, कोई हैकिंग नहीं कर रहा है इससे, बल्कि नेचुरल ट्रैफिक लोड बढ़ जा रहा है इसके, बस यही चीज अंतर है। ठीक है, तो अनजाने में हुआ जो है डीओएस एक्सीडेंटल डिनाइल ऑफ सर्विस जो है, उसके अंतर्गत आ गया आपका सीजी व्यापम का मामला होता है। ठीक है, जिसको एक्सीडेंटल या ऑन आइडेंटिफिकेशन डीओएस कह सकते हैं दोस्तों, है ना। हर वेबसाइट के सर्वर की एक निश्चित क्षमता होती है कि वह एक सेकंड में कितने लोगों को रिक्वेस्ट को संभाल सकता है। ठीक है, जैसे 10,000, 20,000, 50,000। और फॉर्म भरने के आखिरी दिन में आपने देखा होगा, जब भी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आवाज आती है, तो छत्तीसगढ़ के लाखों छात्र, जैसे 1 लाख 2 लाख लोग भी एक साथ वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, तो उससे क्या होता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, सर्विस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है ना। सर्वर इतना भारी संख्या को संभाल नहीं पाता कि वो क्रैश हो जाता है या सर्विस अनअवेलेबल हो जाता है, एरर आपको 503 403 दिखाने लग जाता है। तो इससे छात्रों का इरादा वेबसाइट को ठप करना नहीं होता है, वे तो बस अपना फॉर्म भरने का कार्य कर रहे हैं। और जो जानबूझ के अटैक होता है उसको बोलते हैं डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। और डीओएस हो गया आपका डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जो आपको नेचुरली हो गया। तो जानबूझ करके जो है वो डीडीओएस के अंतर्गत आ रहा है, जिसको बोलते हैं मैलिशियस डीडीओएस अटैक बोल सकते हैं इसको, जिससे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस के नाम से जाना जाता है, जो अटैक के बारे में हम अक्सर इससे सुनते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हैकर जो है जानबूझ करके दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किसी वेबसाइट पर एक साथ नकली ट्रैफिक रिक्वेस्ट भेजता है, और इसका उद्देश्य एकमात्र कि वेबसाइट को क्रैश करना या उसे आम जनता के लिए बंद करना होता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको डिनाइल ऑफ सर्विस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में काफी ज्यादा प्रचलित है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका मैन इन द मिडिल। मैन इन द मिडिल, MITM, एक हमलावर दो पक्षों के बीच हो रहे संचार को चुपके से क्या करता है, सुनता है या उसमें बदलाव कर लगता है। मतलब कि दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, मान लीजिए चुगली कर रहे हैं, और ये सामने वाला बीच में आकर के कान लगा के कम्युनिकेट कर रहे हैं, समझ लीजिए बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये आकर के इसको सुनता है, फिर ये सब लोगों के पास जाकर के फैलाता है। तो ये है मैन इन द मिडिल पर्सन, जो कि आप लोगों के दो लोगों के बीच में संचार हो रहा है उसको चुपके से सुनता है दोस्तों। ठीक, तो ये एक प्रकार का हमलावर है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेट और ऑडियो वीडियो सिग्नल्स के कुछ प्रारूप, मानक, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट्स है, उसका एक्सटेंशन है, उसको जान लीजिए दोस्तों, परीक्षा में जनरली पूछ लेता है कभी कभी। तो ऑडियो प्रारूप को देख लेते हैं पहले, जो ऑडियो फॉर्मेट्स है उसको। सबसे पहले MP3 है, जिसको बोलते हैं MPEG ऑडियो लेयर 3, सबसे सामान्य संपीड़ित प्रारूप है जो। इसके बाद WAV होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ठीक, इसके बाद हो गया, ठीक है, MP3 का फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिए, MPEG ऑडियो लेयर 3 होता है दोस्तों। ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं MPEG 4। ठीक है, और ये एक प्रकार का ऑडियो फाइल हो गया। WAV है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। उसके बाद AAC को देखिए, एडवांस ऑडियो कोडिंग, एप्पल द्वारा उपयोग किया जाने वाला है AAC। ध्यान रखेंगे, जिसके पास भी मैकबुक होगा या आईफोन होगा, उसके जो ऑडियो सिस्टम, सॉरी, जो भी ऑडियो वाले जो कंटेंट होंगे, जैसे कि गाना सुन रहे हैं या कुछ भी होगा, तो वो MP3 में नहीं रहता, वो AAC में रहता है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए FLAC, इसको बोलते हैं फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। इसके बाद वीडियो फॉर्मेट्स को देख लेते हैं यहाँ पे। MP4, जिसको बोलते हैं MPEG 4, सबसे लोकप्रिय और सार्वभौमिक है, सभी के पास होगा स्मार्टफोन्स में, एंड्रॉइड फोन्स में। इसके बाद AVI ऑडियो वीडियो इंटरफेस, इंटरलीव माइक्रोसॉफ्ट का प्रारूप है दोस्तों। जिनके पास विंडोज का लैपटॉप होगा उन लोग देखते होंगे AVI फाइल एक्सटेंशन में रहते हैं, जो भी वीडियोस रहते हैं। MOV देख लीजिए, क्विक टाइम मूव है, ठीक है, एप्पल के प्रारूप है ये भी आपका, जिसके पास एप्पल का फोन होगा, आईफोन होगा या मैकबुक वगैरह होगा, उसमें आपका जो वीडियो फाइल्स रहते हैं वो MOV एक्सटेंशन पर रहते हैं। और MKV जो है मार्ट्रोस का वीडियो, ये बहुभाषा ऑडियो और सबटाइटल्स के लिए उपयोग किया जाता है MKV। ठीक, ध्यान रखेंगे, आपका मल्टीपल ऑडियो लैंग्वेज और सबटाइटल्स के लिए उपयोग किया जाता है MKV। नेक्स्ट है आपका
इमेज फॉर्मेट्स, ऑडियो देख लिया, वीडियो देख लिया, अब हम लोग इमेज देखते हैं। तो JPEG जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप, संपीड़ित, ये भी आपका कंप्रेस्ड आपका इमेज को कर लेता है। PNG होता है, इसको बोलते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये आपका पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, इसके इसके लिए हो रहा है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए। नेक्स्ट है GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, छोटे एनिमेटेड चित्र होते हैं। TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशन के लिए इसको उपयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशन के लिए TIFF फॉर्मेट में इमेज रहता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे स्पैमिंग और बनाम फिशिंग और स्पूफिंग, ये तीनों का अंतर समझ लीजिए दोस्तों। जो स्पैम होते हैं वो अवांछित ब्लॉक बल्क विज्ञापन होते हैं। ठीक है, खास करके आप लोगों का जैसे मोबाइल में मैसेज आता है, ईमेल आते हैं, तो जो वो रहते हैं जनरली स्पैम रहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये इंटरनेट पर भेजे जाने वाला अनचाहा कचरा है, अनवांटेड सॉलिसिटेड मैसेजेस है दोस्तों, अवांछित बल्क विज्ञापन मेल है। जब कोई व्यक्ति अपनी कंपनी, मतलब अपनी जो कंपनी है, या व्यक्ति अपनी मर्जी के बिना आपको बार बार थोक के भाव में, बल्क में, है ना, बल्क में लिखा है बहुत सारे में मैसेज या इमेज भेजता है, ईमेल्स भेजता है, तो उसे स्पैम कहते हैं दोस्तों। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर के मुख्य दरवाजे के नीचे या लेटर बॉक्स में कोई जबरदस्ती ढेरों विज्ञापन वाले पर्चा डाल के चले जाता है, जिससे हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। नेक्स्ट आपका फिशिंग। ठीक, अब देखिए फिशिंग जो है आपका वित्तीय जानकारी चुराने के लिए नकली ईमेल या वेबसाइट लिंक भेजना। ठीक है, फिशिंग मतलब होता है इंटरनेट की दुनिया में मछली पकड़ने जैसा, लेकिन यहाँ पर मछली की जगह इंटरनेट यूजर्स को फंसाया जाता है। ठीक है, चारे की जगह फर्जी लिंक्स भेजा जाता है और ईमेल्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको वित्तीय जानकारी चुराई जाती है दोस्तों, है ना। एक प्रकार का साइबर अपराध है, ये साइबर अटैक है, जिससे हैकर्स आपको धोखा दे करके अपने बेहद संवेदनशील और गुप्त जानकारी क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, जैसे कि आपका बैंक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, UPI पिन हो गया, या सोशल मीडिया लॉगिन। तो इसीलिए अनवांटेड ईमेल्स को भी आपको टच नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, जो इसमें आपने जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई मेन अथॉरिटी कंपनी है या वेबसाइट है, वहीं से ही आप चीज़ों को पढ़ें और ज़बरदस्ती का लिंक में टच ना करें। डिटेल्स आपने ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है। तो फिशिंग ध्यान रखेंगे कि ये भेज बदलता है दोस्तों। हैकर आपको ऐसा ईमेल भेजेगा या व्हाट्सएप मैसेज करेगा जो बिल्कुल असली लगेगा। ठीक है, वह किसी जानी मानी वजह से बैंक कंपनी हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, या आपका जैसे अभी ई परिवहन APK के नाम से आता है ना, तो या फिर आयकर विभाग हो गया, इसके माध्यम से नोटिफिकेशन आएगा जैसे कंपनी का मुख्य आपका वहीं का कंटेंट है। ठीक है, और इसके बाद होगा डर या लालच का पैदा करेगा, मैसेज से कुछ ऐसा लिखेगा कि जिससे आप तुरंत एक्शन में देखेंगे। जैसे अभी मेरे पास ही आया था एक मित्र का, ई परिवहन करके आया था, ई चालान करके। ठीक है, ई चालान करके आया था परिवहन विभाग का। अब चालान आ गया मतलब टेंशन लगेगा यार, इंसान को दिखेगा ही, वो ओपन करेगा ही, पर मेरे को थोड़ा सा जानकारी था इसलिए मैंने उसको एक्सेस नहीं किया। तो .apk भी लिखा हुआ था, मतलब APK फाइल था वो, और ई परिवहन चालान करके लिखा हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार के फिशिंग से बचना है दोस्तों। नेक्स्ट है स्पूफिंग, देख लीजिए। इसमें हमलावर ईमेल को के फ्रॉम हेडर को क्या कर लेता है, बदल देता है, ताकि ऐसा लगे कि ईमेल किसी परिचित या विश्वसनीय स्रोत जैसे आपके बैंक से आया हुआ है। ठीक है, मतलब कि साइबर अपने सिक्योरिटी में, है ना, साइबर सुरक्षा में दुनिया में स्पूफिंग एक ऐसा साइबर हमला है जिससे एक हैकर या स्कैमर जो है अपनी असली पहचान छुपाता है और इंटरनेट पर किसी विश्वसनीय व्यक्ति, कंपनी या सिस्टम का मुखौटा पहनकर आपके सामने आता है, और इसका एकमात्र उद्देश्य है आपका भरोसा जीतना है, ताकि आप बिना डरे अपनी संवेदनशील जानकारी शेयर कर दें या उनके झांसे में आ सके। ठीक, अब आपको लग रहा होगा फिशिंग और स्पूफिंग एक जैसे है। देखिए, फिशिंग और स्पूफिंग में अंतर क्या है। स्पूफिंग एक तकनीक है, झूठ बोलने या नकली पहचान, जैसे नकली फ़ोन नंबर या नकली ईमेल आईडी बनाने की तकनीक है। जबकि फिशिंग क्या होता है दोस्तों, ये उस नकली पहचान का उपयोग करके उनकी चूना लगाने का तरीका है। ठीक है, डेटा चुराने का या पूरा खेल आपका सभी चीज़ें लूटने का है। यानी स्पूफिंग वह हथियार है जिसका इस्तेमाल करके हैकर फिशिंग को अंजाम देता है। स्पूफिंग क्या है, एक प्रकार का हथियार है जिसको अंजाम दे रहा है आपका फिशिंग, फिशिंग उसका अंजाम दे रहा है दोस्तों। स्पूफिंग एक तकनीक है झूठ बोलने का या नकली पहचान दिखा करके आपका क्या है, फिशिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ICT के पर्यावरण प्रभाव, ई कचरा देखते हैं। ई कचरा क्या है, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स से जो उत्पन्न हुआ कचरा उसको ई कचरा बोल रहे हैं। मतलब अप्रचलित, टूटे हुए या फेंके गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पुराने कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, टीवी, CRT मॉनिटर्स, कैथोड ट्यूब मॉनिटर्स जो हैं, ये सब आपके ई वेस्ट के अंतर्गत आएंगे, जो कि उपयोग में नहीं आते हैं और फेंक दिया गया है। हानिकारक तत्व और प्रभाव देख लीजिए दोस्तों, इससे प्रश्न आता है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। यूनिट आपका 8 और यूनिट 9 से मिला जुला जो एनवायरमेंटल वाला जो यूनिट है ना, उससे मिला जुला यहाँ पर कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा।
तो हानिकारक तत्व और प्रभाव पूछता है परीक्षा में, इसलिए बता रहा हूँ। शीशा जो होता है लेड जिसको बोलते हैं, मुख्य रूप से आपके मॉनिटर जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, जो पहले आता था टीवी जैसा बड़ा सा मॉनिटर, उसको बोलते हैं सीआरटी आपका मॉनिटर। तो वो सर्किट बोर्ड में जो पाया जाता है इसमें लीड पाया जाता था दोस्तों, शीशा। तो जो आपका नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अगर इसको आप ऐसे फेस देंगे और इससे क्या होगा, बाद में पोल्यूशन बढ़ेगा और इसमें शीशा पाया जाएगा तो आपके नर्वस सिस्टम को वो अफेक्ट करेगा। इसके बाद बात करें मर्करी, स्विच और जो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर जैसे आपका एलसीडी वगैरह हो गया इसमें, और स्विचेस में जो है ये मर्करी पाया जाता है, जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है, ब्रेन को प्रभावित करता है क्या, मरकरी आपका। इसके बाद बात करूँ कैडमियम, ठीक है, कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है जानते हो, ठीक है, और मरकरी से आपका क्या होगा, मिनी माता रोग होता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर बैटरियों और चिप्स में पाया जाता है क्या चीज, आपका कैडमियम, जो गुर्दे जो किडनीज के लिए घातक होता है दोस्तों, ठीक है। कैडमियम क्या है, आपका किडनी का अफेक्ट करेगा। समाधान 3R कैसा होगा समाधान, देखिए रेड्यूस, उपयोग क्या करें, सबसे पहले तो कम करें, जितना ज़्यादा हो सकता है इंटरनेट का उपयोग कम करें। अब जितना ज़्यादा हो सकता है मोबाइल का यूज़ कम करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप कंप्यूटर लैपटॉप्स का भी उपयोग कम करें। जितना नेचुरल रहेंगे उतना अच्छा आपका लाइफ रहेगा, उतना ज़्यादा आपका लाइफ का स्पेन भी रहेगा, उतना लंबा आप जिएंगे भी। कोशिश करें, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एकदम ना सिंपल जिए और साथ ही साथ आप सादा रहिए, बढ़िया सा, और नेचुरल के साथ रहिए, नेचुरल कैलामिटीज़ के साथ, मतलब कैलामिटीज़ बोलता हूँ, नेचुरल आप क्लाइमेट के साथ रहिए। और पेड़ लगाइए, मैं आपको बोला हूँ दोस्तों कि पेड़ जरूर से बने, तो आप लोग एक वृक्ष जरूर से लगाएं। दूसरा रीयूज, पुनः उपयोग करें। जैसे आपका मोबाइल खराब हो गया तो नया मोबाइल लेने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें कि बना लें और इसी से काम चलाएं, ठीक है, इससे पैसा भी बचेगा और आपका इसको फेंकना या फिर बेचना नहीं पड़ेगा। रिसाइकल की बात करें दोस्तों तो पुनर्चक्रण भी होता है ना, जैसे आपका आप इसको सेकेंड हैंड बेचते हैं मान लीजिए, तो वो दोबारा चले जाता है, किसी कंपनी को दे दिया आपने या दुकान में बेच दिया, तो वो फिर से उन लोगों को उसको तैयार करते हैं, रिसाइकल होता है। ये सभी चीज़ें सिर्फ मोबाइल की ही बात नहीं, और भी सारी चीज़ों के लिए मैं बोल रहा हूँ। आईसीटी और अनुशासन, आईसीटी और सुशासन के मार्ग में कानूनी ढांचा, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि ये आईटी एक्ट जो 2000 आया था उससे संबंधित है दोस्तों। आईसीटी में इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो सुशासन और सुरक्षित बनाने के लिए भारत में कानूनी नियम को होना आवश्यक है। सबसे पहले देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था, सन 2000 में आया था, जब अपना छत्तीसगढ़ राज्य बना था। ये भारत सरकार का प्राथमिक कानून है जो साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक्स ई कॉमर्स से निपटता है। भारत सरकार का ये एक प्रकार का कानून बनाया गया है जिसमें साइबर के अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटता है दोस्तों। महत्वपूर्ण धारा जो है ये इंपॉर्टेंट है, धारा 66C है, पहचान की चोरी, जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है और जो पासवर्ड की जो चोरी होता है उस पर करने वाला ये सजा दिया जाता है। धारा 66, मतलब किसी ने आपका पहचान की चोरी कर लिया, आइडेंटिटी चोरी कर लिया या पासवर्ड चोरी किया है तो उसमें धारा 66 के तहत उसको सजा मिलेगी दोस्तों। धारा 66D को देखिए, कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी, चीटिंग बाय द इम्पर्सनेशन करने पर यहाँ पे दंड दिया जाता है 66D में। और धारा 66E में देखिए, किसी व्यक्ति की गोपनीयता या उल्लंघन, प्राइवेसी वायलेशन करना, बिना अनुमति के उसकी तस्वीर खींचना या साझा करने पर भी सजा दी जाती है। इसलिए कोई भी किसी का मिस यूज ना करें, फोटोज का हो गया या किसी से बिना परमिशन के उसके फोटोज ना डालें दोस्तों। तो ये सभी आपके छोटे छोटे मैंने धारा बता दिया आपका यहाँ पर, 66C, 66D, 66E, जो कि आपका आईटी एक्ट के अंतर्गत आता है। आईटी एक्ट आपका 2000 में लाया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी जानकारी हो गई आप लोगों के आईसीटी से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये दोनों ही वीडियो में हमने क्लास नंबर 21 और क्लास नंबर 22 में हमने आईसीटी खत्म कर दिया दोस्तों। और इसके बाद जितने ज़्यादा हो सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग ईजी टू मॉडरेट, देन मॉडरेट टू आपका हम लोग हाई लेवल, जिसमें एसेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला वीडियो जो आएगा आपका एमसीक्यू वाला वो थोड़ा ईजी लेवल का होता है, उसके बाद मॉडरेट लेवल का होता है और उसके बाद अपन एडवांस लेवल पे चलते हैं दोस्तों, ठीक। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर देंगे दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर लेंगे। जो लोग निःशुल्क में पढ़ना चाहते हैं या जो ज़्यादा महंगे कोचिंग नहीं जा पाते हैं या जो लोग घर में बैठ करके पढ़ना चाहते हैं या फिर जो लोग दूसरे अन्य कामों में बिजी हैं और जो कोचिंग नहीं जा पाते, उन्हें ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठा सके दोस्तों। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स, मैं बात कर रहा हूँ सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, वो भी ऑनलाइन निःशुल्क दोस्तों, ठीक है। बात हो गई ये सब पूरे वीडियोस की। और ये नोट्स का जिनको भी पीडीएफ खरीदना होगा दोस्तों, पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, जिनको लेना है कंपलसरी नहीं है, जिनको नोट्स बनाने में अभी समय का अभाव है या जो बार बार रिवीजन करना चाहते हैं वो लोग हमारे नोट्स खरीद सकते हैं
हमसे व्हाट्सएप में संपर्क करके 8962530503 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करके जितने भी मैं नोट्स आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाते चल रहा हूँ, इसमें हम थ्योरी भी कर रहे हैं, एमसीक्यू भी कर रहे हैं और आपका पीवाईक्यू भी कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें मिलेंगी और इसके साथ वन लाइनर भी आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जहाँ हम लोग इसके एमसीक्यू सेशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।